हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रॉम होम। हम लोग पढ़ रहे थे सप्लाई। ठीक है, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 3 कंप्लीट हो चुके थे। आज हम पढ़ेंगे शेड्यूल 2, दैट इज सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 कैपिटल ए। ठीक है, तो मैंने बताया था शेड्यूल 2 क्या बताता है। एक सप्लाई जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस है। किस चीज़ का सप्लाई है, वो गुड्स का है या फिर सर्विस का है। एंड ये जानना इम्पॉर्टेंट क्यों है फ्रेंड्स? ये जानना इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज जो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना उस पर डिफरेंट रेट लगता है एंड जो सर्विस है उस पर डिफरेंट रेट लगता है। तो अगर गुड्स है तो गुड्स वाला रेट लगेगा, सर्विस है तो सर्विस वाला रेट लगेगा। पहले जो होता था ना फ्रेंड्स, जीएसटी से पहले क्या था, जब सर्विस टैक्स वैट था तो रेस्टो सर्विस था। रेस्टो में क्या होता था, फूड का भी सप्लाई होता था एंड प्रोविज़न ऑफ सर्विस भी रहता था। तो क्या वैट का लॉ एंड सर्विस टैक्स का लॉ दोनों ही एक ही बार में ट्रिगर्ड होते थे। ठीक है, दोनों एक ही बार में लगता था। इसीलिए जीएसटी आने के बाद क्या हुआ, उसको कंपोजिट सप्लाई माना गया एंड कंपोजिट सप्लाई को भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस, वो दोनों पर डिफरेंट रेट लगता है। ठीक है, अगर गुड्स है कोई चीज़ पे उसमें 18% लग रहा है तो सर्विस होगा तो उस पर 5% लगेगा। तो इसीलिए सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस का जानना बहुत ज़रूरी है, क्या गुड्स है एंड क्या सर्विसेज है सप्लाई का। ठीक है, तो जो फर्स्ट थिंग है फ्रेंड्स, फर्स्ट थिंग ये है कि ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। देखिए अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे, 7-8 चीज़ें, कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर कोई गुड्स का ना फ्रेंड्स टाइटल ट्रांसफ़र हो रहा है, फॉर एग्जांपल मेरा गारमेंट्स का, क्लॉथ्स का बिजनेस है, दुकान है। आप आए, क्लॉथ खरीदे, पैसा दिए, चले गए। ठीक है, तो आपको क्लॉथ का टाइटल ट्रांसफ़र हो गया, आप उसके ओनर हो गए। तो अगर गुड्स का टाइटल ट्रांसफ़र हो रहा है ना तो उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। ठीक है, इफ़ टाइटल इज ट्रांसफर्ड, अगर टाइटल ट्रांसफ़र हो रहा है कोई चीज़ का तो हम उसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। ठीक है, अगर कोई चीज़ में राइट्स ट्रांसफ़र हो रहा है, राइट दे रही, मैं आपको टाइटल नहीं दे रही, राइट्स दे रही। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फर्नीचर, एक मशीनरी है, आप रेंट पे लिए, आप उसको यूज़ किए, फिर मेरे को रिटर्न कर दिए। आपके पास बस राइट टू यूज़ है, ठीक है, लेकिन टाइटल ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। ठीक है, उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, राइट इन गुड्स। ठीक है, या फिर अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स। अनडिवाइडेड शेयर क्या होता है फ्रेंड्स? फॉर एग्जांपल देखिए, ABCD 4 जन मिलके कार खरीदे सपोज। ठीक है, सपोज उड़ीसा में 4 जन मिलके कार खरीदे, बी को क्या उड़ीसा छोड़ना पड़ा, कुछ रीज़न की वजह से छोड़ना पड़ा। तो अभी वो कार का आधा तो लेके नहीं जा सकता, अनडिवाइडेड शेयर है, लेकिन वो अपना जो राइट है ना कार पे, उसका राइट है, वो किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सपोज जो एक्स को दे दिया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अनडिवाइडेड शेयर का ट्रांसफ़र करना। इसको भी सप्लाई मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। ठीक है, अगर कोई गुड्स का फ्रेंड्स टाइटल ट्रांसफ़र हो रहा है ना तो उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, लेकिन अगर उसका हम राइट्स दे रहे हैं ना, यूज़ करने का राइट्स या फिर अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स, तो उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। ठीक है, फिर बोला गया ये जो ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल है ना फ्रेंड्स, आइदर ये टाइटल आज ट्रांसफ़र हुआ हो या फिर ये टाइटल फ्यूचर में ट्रांसफ़र होने वाला हो। फॉर एग्जांपल देखिए, हायर परचेज आपको पता होगा, आज हमने कोई प्लांट एंड मशीनरी कुछ भी हुआ, हमने हायर पे दिया और लोग कुछ इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद उनको ओनरशिप ट्रांसफ़र होगा। तो आज तो टाइटल ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, फ्यूचर डेट पे ट्रांसफ़र होगा, तो आज उसे सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। क्या यहाँ स्पेसिफिकली बोल दिया, उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं सप्लाई ऑफ गुड्स ही मानेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ टाइटल तो ट्रांसफ़र हो रहा है ना, नो डाउट फ्यूचर में ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो फिर हम ट्रांसफ़र कब मानेंगे, जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देगा, सप्लाई तब हम मानेंगे हम। ठीक है, लेकिन क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस ये नहीं होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। जहाँ पे ओनरशिप आइदर आज ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर फ्यूचर में ट्रांसफ़र होगा। टाइटल आज ट्रांसफ़र हुआ या फिर फ्यूचर में ट्रांसफ़र होगा तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। ओनली राइट्स जहाँ पे ट्रांसफ़र होगा उसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक और है फ्रेंड्स, गुड्स ट्रांसफर ऑन रिटर्न बेसिस। ठीक है, फिर टाइटल ट्रांसफर लेटर, अगर वो गुड्स को अप्रूव करेगा तभी वो सप्लाई माना जाएगा, नहीं करेगा तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो उस केस में भी उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स ही मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं मानेंगे। ठीक है, एक चीज़ क्लियर है, अगर गुड्स का टाइटल ट्रांसफ़र होता है आइदर टुडे और इन फ्यूचर तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। अगर राइट ट्रांसफ़र हो रहा है, अनडिवाइडेड शेयर ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए लैंड। ठीक है, अगर आप लैंड को लीज पे दे रहे, रेंटल पे दे रहे, टेनेंसी राइट दे रहे हैं, ईजमेंट पे दे रहे हैं, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा।
देखिए यहाँ तो गुड्स का बात ही नहीं है ना फ्रेंड्स। गुड्स में तो हम लोग पढ़े थे कि गुड्स का डेफिनेशन क्या था, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी तो गुड्स के डेफिनेशन से ही बाहर है, तो उसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स कहाँ से मानेंगे, ठीक है। लेकिन नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया था कि अगर आप लैंड का सेल करोगे, कल पढ़ा था फ्रेंड्स याद कीजिए, अगर आप लैंड का सेल करोगे या फिर कंप्लीटेड बिल्डिंग का सेल करोगे तो वो नेगेटिव लिस्ट में फॉल कर गया, ठीक है। अदर देन दैट अगर आप रेंट को लीज पे दे रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं, उसका टेनेंसी राइट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या फिर ईजमेंट। ईजमेंट क्या है पता है फ्रेंड्स, कल बताया था ना मैंने शायद आपको। ईजमेंट मतलब आपका बिल्डिंग और मेरा बिल्डिंग पास पास में है, मेरे बिल्डिंग से बाहर जाने के लिए सपोज मेरे को रास्ता नहीं है, ठीक है, या फिर आपका जगह है, मेरा जगह है, रास्ता नहीं है, तो आप अपनी जगह से कुछ पोर्शन मुझे दे देखिए, आप ये यूज़ कीजिए, आप इधर से जाइए, तो उसको बोलते हैं ईजमेंट। ईजी हो जाता है, उसको बोलते हैं ईजमेंट, ठीक है। उसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया। ऑफकोर्स आप मेरे से कुछ चार्जेस लेंगे ना, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। बिल्डिंग को लीज पे दिए, रेंटल पे दिए, ठीक है, कंप्लीटेड बिल्डिंग को सेल किए तो नेगेटिव लिस्ट में, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, लीज और रेंटल पे दोगे तो उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। क्लियर है। फिर बोला गया ट्रीटमेंट और प्रोसेस ऑन अनदर गुड्स। इसका मतलब क्या है, जॉब वर्कर, इसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है। अभी मैं हूँ, मैंने क्या क्या कुछ क्लॉथ्स भेजे जॉब वर्कर को, ठीक है, वो क्या करेगा, स्टिच करके मेरे को देगा, टेलर को भेजा, तो क्या जॉब वर्कर काम कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। वो जो देगा वो क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। फिर बोला गया ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट, ठीक है। बिजनेस एसेट का बात हमने कहाँ किया था, शेड्यूल 1 में किया था। क्या पढ़ा था, अगर आप परमानेंटली बिजनेस एसेट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन तब भी उसको सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। लेकिन वो जो सप्लाई था ना, वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, वो हमें यहाँ पता चलेगा। देखिए अगर आप परमानेंटली ट्रांसफ़र कर रहे हैं, परमानेंटली, ठीक है, मेरे पास मैंने ख़रीदा था एक कार, बिजनेस के लिए कमर्शियल व्हीकल था, मैंने उसको परमानेंटली सेल कर दिया, परमानेंटली डिस्पोज ऑफ भी कर दिया, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन भी कर दिया, तो उसको हम क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। लेकिन अगर मैंने किसी को टेम्परेरी दिया है या फिर पर्सनल पर्पज़ के लिए दिया है, जैसे कि मेरा एक लैपटॉप है, ठीक है, मैंने मेरे भाई बिजनेस का है, मैंने मेरे भाई को पर्सनल यूज़ करने के लिए दे दिया, अदर देन बिजनेस पर्पज़ यूज़ करने के लिए दे दिया, टेम्परेरी दे दिया, वो यूज़ करेगा फिर मुझे दे देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, ठीक है। ऑन क्लोजर, ठीक है, बिजनेस हो गया, आप टैक्सेबल पर्सन थे, रजिस्टर्ड थे, आपका टर्नओवर घट गया, कुछ हुआ, आप अभी टैक्सेबल पर्सन नहीं रहे, आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दिए, तो डिम्ड है कि जिस दिन आप टैक्सेबल पर्सन नहीं रहे उसके प्रीवियस डे में आपके पास जितना भी स्टॉक रहेगा ना फ्रेंड्स, उसको डिम्ड सप्लाई भी मान लिया जाएगा, हम उसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, ठीक है। लेकिन इसका 2 एक्सेप्शन है। 2 एक्सेप्शन क्या क्या है, अगर आप अपने बिजनेस का एसेट को एज ए गोइंग कंसर्न ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, मैंने मेरा बिजनेस एक और बिजनेस एंटिटी को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, तो उसको नहीं मानेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। एंड द सेकेंड थिंग इज बिजनेस कैरिड ऑन बाय द रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, मेरा बिजनेस मेरे बच्चे कंटिन्यू किए, मेरा रिप्रेजेंटेटिव कंटिन्यू कर रहा है, वो टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, वो आगे जाकर टैक्स भरना चाहिए, तो फिर यहाँ पे उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस या सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स कम टू दिस स्टडी मैट, ठीक है, हम लोग यहाँ से डायरेक्टली कुछ चीज़ें देखेंगे। तो पहले हमने ये पढ़ लिया, अगर कोई चीज़ का ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स होता है तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ठीक है। अगर राइट ट्रांसफ़र हुआ या फिर अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स ट्रांसफ़र हुआ विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स, तो उसको क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आया, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट हुई स्टिपुलेट दैट प्रॉपर्टी सेल पास एट ए फ्यूचर डेट, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया हायर परचेज का, अगर फ्यूचर में भी टाइटल ट्रांसफ़र होता है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे एग्जांपल्स दिया है, आप लोग स्टडी मेट से पढ़ सकते हैं। फिर लैंडेड बिल्डिंग के केस में बोला गया अगर लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड ये सब है तो क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, ठीक है। फिर बोला गया देखिए ट्रीटमेंट और प्रोसेस है तो उसको क्या बोलेंगे, जॉब वर्क का केस में सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। फिर आया ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट, उसको क्या बोलेंगे, अगर परमानेंट है, ठीक है, परमानेंट डिस्पोज ऑफ है, परमानेंट दे रहा है तो सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। फिर बोला गया अगर टेम्परेरी पर्पज़ के लिए दिया गया है अदर देन बिजनेस तो उसको मानेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है।
देन देखिए, देन आया आपका रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी तो गुड्स नहीं है, सर्विस है। अगर उसको हम रेंट पे दे रहे हैं तो क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। यहाँ पे देख, कल पढ़ा था ना फ्रेंड्स हम लोग ने कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर, ये सब जो कंस्ट्रक्शन सर्विस होता है, ठीक है, अगर उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद फुल कंसिडरेशन ट्रांसफर होता है तो वो नेगेटिव लिस्ट में फॉल कर जाता है। ठीक है, लेकिन अगर पहले आपने पेमेंट कर दिया या फिर पार्टली बिफोर पार्टली आफ्टर किया तो उसको क्या मान लेते हैं हम, सप्लाई ऑफ सर्विस मान लेते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे दिया है। एंड देन अगर आप टेम्परेरी ट्रांसफ़र कर रहे हैं और परमिटिंग यूज ऑफ एन्जॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, आप पेटेंट कॉपीराइट अगर किसी को यूज़ करने के लिए दे रहे हैं तो क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे हम उसे। ठीक है, अगर आप देखिए कोई आईटी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कर रहे हैं, अभी सपोज इंस्टॉल कर रहे हैं, सपोज आपने टैली का सॉफ्टवेयर, ठीक है, इंस्टॉल करने को कहा, तो जो इंस्टॉल करेगा वो क्या देगा आपको, सप्लाई ऑफ सर्विस है। एक्सपायर कर गया कुछ वर्जन, आपने न्यू वर्जन में उसको अपग्रेड किया तो क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। ठीक है, तो अपग्रेडेशन व एनहांसमेंट या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। ठीक है, कोई काम करना या फिर कोई काम ना करना, उसके लिए जो एग्रीमेंट होता है, कोई चीज़ों को टॉलरेट करना, उसको भी क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल एक दिया है, एक केबल ऑपरेटर है साखाराम, ठीक है, और एक केबल ऑपरेटर है आत्माराम। ठीक है, ये साखाराम आत्माराम के साथ एग्रीमेंट किया कि आत्माराम जो एरिया में है ना वहाँ पे वो कनेक्शन सर्विस नहीं देगा। ठीक है, तो ये जो सर्विस नहीं देगा, ठीक है, उसके लिए कुछ अगर चार्ज कर रहा है, कंसिडरेशन अगर है तो उसको हम क्या मानेंगे, अगर वो सप्लाई है देन हम उसको क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। देखिए फ्रेंड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस या गुड्स का क्वेश्चन कब आएगा फ्रेंड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस का क्वेश्चन तो तब आएगा ना जब वो सप्लाई होगा। और सप्लाई का पैरामीटर क्या था कि कंसिडरेशन होना चाहिए, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो हम ये क्या पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ सप्लाई ऑलरेडी है, डिम्ड है कि वो सप्लाई है, अभी वो सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विस है वो हम देख रहे हैं। तो अगर ये सप्लाई में फॉल कर रहा है देन इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, अगर सप्लाई नहीं है तो फिर तो बात ही नहीं आएगा। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस। आप कोई गुड्स पे अगर राइट ट्रांसफर कर रहे हैं, हायर परचेज में दे रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। ठीक है, फिर बोला गया देखिए फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाई, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। ठीक है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को हम सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है। कंपोजिट सप्लाई क्या अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, सेक्शन 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए फिर एक चीज़ बोला गया, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, मतलब जॉइंट वेंचर होता है, और बॉडी ऑफ पर्सन टू ए मेंबर देयर ऑफ फॉर केस डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। देखिए रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ संस्कृति सोसाइटी सप्लाइज एयर कंडीशनर टू इट्स मेंबर एट ए कंसेशनल प्राइस। अगर सस्ते में कोई चीज़ दे रहा है अपने मेंबर को, कोई भी एसोसिएशन, ठीक है, अनइनकॉर्पोरेटेड जो कि इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, तो उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, सर्विस नहीं मानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज था। तो सेक्शन 1 जो है 7 का वो था सप्लाई क्या है। 7(1) बोला सप्लाई ऑफ गुड्स है या फिर सर्विस है, एंड जो 7(2) है वो हमको बताया नेगेटिव लिस्ट के बारे में। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 हम लोग ने पढ़ लिया। ओके फ्रेंड्स, अभी हम लोग का सेक्शन 7 यहाँ पे ख़त्म होता है, जो कि कम्प्लीटली अबाउट सप्लाई था। एंड अभी हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 8, दैट इज़ कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपोजिट सप्लाई क्या होता है एंड मिक्स सप्लाई क्या होता है। ठीक है, और वहाँ पे कैसे टैक्स के रेट लगते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, कंपोजिट सप्लाई क्या होता है ना, कंपोजिट सप्लाई इज आप 2 या उससे ज़्यादा कोई भी गुड्स को, सर्विसेज को, गुड्स एंड सर्विसेज को अगर एक साथ सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो कि नेचुरली बंडल्ड है। ठीक है, एक तो आप फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, 2 या उससे ज़्यादा गुड सर्विस या फिर दोनों में से किसी को क्या कर रहे हैं, एक साथ दे रहे हैं, वो नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए। नेचुरली है वो हमेशा एक ही साथ दिया जाता है। ठीक है, एक साथ में दे रहे हैं तब हम उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट सप्लाई। देखिए 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई, वो टैक्सेबल होना चाहिए। ठीक है, एक टैक्सेबल एक एग्जेम्प्टेड होगा तो उसको कंपोजिट नहीं मानेंगे। ठीक है, 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ होना चाहिए, प्लस नेचुरली बंडल्ड, वो नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए। द थर्ड वन इज सप्लाइड इन कंजक्शन, कंजक्शन में उसको मतलब एक साथ सप्लाई होना चाहिए। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस की ऑर्डिनरी जैसे कि नॉर्मली उसको एक ही साथ सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तब उसको हम बोलेंगे कंपोजिट सप्लाई। फॉर एग्जांपल मोबाइल के साथ चार्जर,
ठीक है। नेचुरली बंडल्ड है, मोबाइल दोगे तो चार्जर तो दोगे ही ना, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम कंपोजिट सप्लाई, ठीक है। वन ऑफ हुई चीज़ें प्रिंसिपल सप्लाई, उसे प्रिंसिपल सप्लाई क्या होगा फ्रेंड्स, मोबाइल होगा एंड चार्जर इज द एडिशनल सप्लाई, ठीक है। एंसिलरी सप्लाई, ठीक है। प्रिंसिपल क्या हो गया, मोबाइल, जैसे लैपटॉप के साथ बैग, लैपटॉप क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, बैग हो जाएगा एंसिलरी। और लैपटॉप और बैग तो नेचुरली बंडल है ना फ्रेंड्स, उसको तो एक ही साथ में सप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि लैपटॉप विद बैग, मोबाइल विद चार्जर, ठीक है, दोनों अलग अलग टैक्सेबल गुड्स हैं। लैपटॉप अलग टैक्सेबल गुड्स है, बैग भी अलग टैक्सेबल गुड्स है, मोबाइल अलग से टैक्सेबल है, चार्जर अलग से टैक्सेबल है, लेकिन वो लोग नेचुरली बंडल्ड है, इसीलिए उनको कंपोजिट सप्लाई बोला जाता है। एंड इस केस में जीएसटी रेट क्या लगता है पता है फ्रेंड्स, देखिए सपोज लैपटॉप में है 18% एंड बैग में है 12%, तो इस पर क्या लगेगा पता है, प्रिंसिपल सप्लाई हमारा जो है ना, कंपोजिट सप्लाई में जो प्रिंसिपल सप्लाई होगा उसका रेट लगेगा 18% लग जाएगा। अगर लैपटॉप में 5% होता है, बैग में 12% होता है, तो भी 5% ही लगता है, ठीक है। सपोज आपने लैपटॉप प्लस बैग को 50,000 में सेल किया है, तो 50,000 पे क्या लगेगा, 18% का रेट लगेगा, जो हमारा प्रिंसिपल सप्लाई है उसका रेट लग जाएगा, ठीक है। रेट एप्लीकेबल टू प्रिंसिपल सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई को जो रेट एप्लीकेबल होगा कंपोजिट सप्लाई में वही रेट लगता है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया कंपोजिट सप्लाई। नेक्स्ट कम टू मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई क्या होता है, अगर टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज, यहाँ पे नहीं बोला है आपको कि टैक्सेबल होना चाहिए या नहीं, यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई में क्या बोला था, वो टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए। मिक्स में क्या बोला, टैक्सेबल का नाम ही नहीं लिया, बस बोला टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज, वो इंडिविजुअली टैक्सेबल हो, एग्जिम्प्टेड हो, नी रिलेटेड हो, कुछ भी हो, ठीक है। टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई को आप अननेचुरली बंडल करें, यहाँ पे क्या नेचुरली बंडल था, आप अननेचुरली उसको मिला के एक साथ में आप उसको पैक बना के बेच रहे हैं, उसको मिक्स्ड सप्लाई बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल दिवाली में पैक आता है ना, चॉकलेट के साथ आपको फटाके भी दे दिए, कुछ स्वीट्स दे दिया, कुछ गिफ्ट्स दे दिए, उसको पैक करके एक ही बार में कुछ कंसेशनल रेट में वो बेचेगा, उसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड सप्लाई, ठीक है। अननेचुरली बंडल्ड सप्लाइड टुगेदर फॉर ए सिंगल प्राइस विच इज़ नॉट ए कंपोजिट सप्लाई, जो कंपोजिट सप्लाई नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड सप्लाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपने एक लैपटॉप दिया, उसका प्राइस सपोज 40,000 है, साथ में प्रिंटर दे दिया 20,000 में, तो लैपटॉप और प्रिंटर नेचुरली बंडल्ड है क्या फ्रेंड्स, लैपटॉप एंड लैपटॉप बैग इज नेचुरली बंडल्ड, लेकिन लैपटॉप और प्रिंटर नेचुरली बंडल्ड है क्या, वो तो अलग अलग चीज़ है, ठीक है। सपोज ये दोनों का प्राइस 60 है, लेकिन आपने उसको दे दिया 50,000 में, ठीक है, तो क्या कंसेशनल रेट में दे दिया दोनों का पैकेज बना के, लेकिन इस पर अभी 50,000 पे हम क्या रेट लगाएंगे, अगर लैपटॉप पे 28 है, प्रिंटर पे 18 है, तो क्या लगाएंगे, इसमें तो कुछ प्रिंसिपल है नहीं। कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल का रेट लगता था, लैपटॉप एंड बैग में लैपटॉप का रेट लगता था, लैपटॉप और प्रिंटर में किसका लेगा फ्रेंड्स, जिसका हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स होगा, ठीक है। मिक्स्ड सप्लाई में जिसका हाईएस्ट टैक्स रेट होता है वही टोटल सेल पे लगता है, ठीक है, हाईएस्ट रेट पे लगेगा, ठीक है। देखिए सपोज स्वीट से 12%, फटाका क्रैकर से 5%, ड्राई फ्रूट्स 28% एंड परफ्यूम में 18%, चारों का पैक बना के आपने मिक्स सप्लाई किया, तो इस पर रेट क्या लगेगा फ्रेंड्स, 28%, जो हाईएस्ट रेट होगा ना वो रेट लग जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, मेक माई ट्रिप, ठीक है। एमएमटी में आपने क्या क्या ट्रिप बुक किया, ठीक है। सपोज टूरिज्म पे 5% है, फूड में 5% है, होटल 20% है, गाइड 12% है, ठीक है। मेक माई ट्रिप कितना चार्ज किया सबके लिए, 20,000, ठीक है। तो ये क्या है, कंपोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है फ्रेंड्स, ये कंपोजिट सप्लाई, बिकॉज ये नेचुरली बंडल्ड, ठीक है। आपको टूरिज्म देगा ओनली, खाना कहाँ से देगा, होटल में तो रहने के लिए देगा ना, खाना भी तो देगा ना, तो इसको नेचुरली बंडल्ड माना गया है। इस पर क्या टैक्स लेगा, मेरा मेन पर्पस क्या था, टूरिज्म के लिए बाकी सर्विसेज मिले हैं, तो इस पर 5% टैक्स लग जाएगा, जितना भी वो 20,000 लेगा ना, 20,000 पे 5% का जीएसटी लग जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल सप्लाई वाला रेट लग जाएगा, ठीक है। अभी देखिए मैंने क्या बोला, टैक्सेबल होना चाहिए, कंपोजिट सप्लाई में जो भी 2-3 प्रोडक्ट रहेंगे वो टैक्सेबल होना चाहिए, लेकिन मिक्स सप्लाई में वैसा कुछ टैक्सेबल वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। तो गुड्स टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल दो टाइप के आ गए यहाँ पे। नॉन टैक्सेबल गुड्स क्या था फ्रेंड्स, मैंने बताया था आपको, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन प्लस एचपी मैंने 5 चीज़ें बताई थी ना, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें सप्लाई हो रहा है तो वो कंपोजिट सप्लाई कभी हो ही नहीं सकता है, इसे मिक्स सप्लाई में आप मिला के बेच सकते हो, ठीक है। देखिए, मिस्टर एक्स वेंट टू ए पेट्रोल पंप, गिव ₹100, पेट्रोल खरीदा 90 का, इंजन ऑयल खरीदा 10 रुपये का,
टोटल कितना हो गया 100 रुपीज़। ये कंपोजिट सप्लाई है या फिर मिक्स सप्लाई है, ठीक है। ये कंपोजिट सप्लाई हो ही नहीं सकता, क्यों पता है, क्योंकि पेट्रोल क्या है, नॉन टैक्सेबल है, और अगर एक भी नॉन टैक्सेबल आ गया ना तो हम उसको कंपोजिट मान ही नहीं सकते। इसको हम मिक्स सप्लाई ट्रीट करेंगे एट जिस पे हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स होगा वो टैक्स रेट ₹100 पे लग जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग का सेक्शन 8 भी कंप्लीट होता है। सेक्शन 7 सेक्शन 8 हम लोग ने सप्लाई था बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, एंड मैं बहुत ही जल्द इसके ऊपर एक क्विक रिवीजन वीडियो बनाऊंगी सो दैट आप लोग को सब चीज़ रिकैपिचुलेट हो जाए बहुत इजीली। आप लोग उसको देखिए, उसको बाय हार्ट कीजिए, याद कीजिए एंड बार बार रिवीजन कीजिए। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डियर, आप लोग को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो आई विल डेफिनेटली मेक ए शॉर्ट वीडियो फॉर यू। ओके गाइस, बाय बाय।